जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो। गुड नाइट। गुड नाइट वाला कौन है भाई? कौन सज्जन है ये गुड नाइट वाला? इसको भेजो, जल्दी घर भेजो इसको। शाम को गुड इवनिंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं? बताओ। गुड नाइट जनरली आप इसे तब कहते हो किसी भी पर्सन को जब आप उससे रात में आखिरी बार मिल रहे हो, उसके बाद आपको उससे मिलना ही नहीं है। कि हाँ भैया ठीक है, अब रखते हैं, अब गुड नाइट भाई। अब इसके बाद नहीं मिलेंगे। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है तो गुड नाइट का कोई मतलब ही नहीं बनता। बताओ। बताइए। चलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं और आप लोगों को लाइव आने में बहुत वक्त लगता है। थोड़ा टाइम पर आ जाया करो लाइव, बस मैं इतना कहूँगा। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 181 तक हमने किया था। और 181 का एक अप्रोच मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था कि मैं इसका दूसरा अप्रोच भी जो है वो बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि एक अप्रोच आप ही जान लीजिए, जो बेसिक अप्रोच है, और उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसका स्मार्ट अप्रोच भी बता देंगे कि कैसे हम लोग इस सवाल को शॉर्ट में कर सकते थे। तो आइए चलिए, सबसे पहले इस सवाल को देखिए। तो कहा गया कि 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज इक्वल टू 22% ऑफ ए नंबर बी। ठीक है। एंड द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए नंबर सी, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 5500, देन द सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखो ये वाला लाइन। ठीक है। ये वाला लाइन क्या कहता है? तो 11/5 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 22% ऑफ बी। यहाँ पर ये लाइन इसने बोला है। अगर हम 11 से काटते हैं यहाँ पर दो बार में, तो ए के बारे में जो पता चला है वो ये चला है कि ये बी का कितना परसेंट है? 10% है। ये बी का कितना परसेंट है मेरे भाई? तो 10% है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये बी का कितना परसेंट है? तो 10% है। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? तो ज़रा क्वेश्चन में आगे पढ़िए आप यहाँ पे। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है 80% ऑफ ए। सही तरीके से देखना, 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 80%। ठीक है। ऑफ हमारा कितना? तो ऑफ हमारा ए हो जाएगा। और ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो वहाँ पे ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो ए के जगह पे हम यहाँ 10% ऑफ बी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10% ऑफ बी। 10% ऑफ बी का मतलब यहाँ 10/100 ऑफ बी मेरे भाई। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 40% ऑफ बी। ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ बता दो जल्दी से। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो थोड़ा मैं और आपको बढ़िया तरीके से बोल देता हूँ। 80% ऑफ ए को आप ऐसे लिख सकते हो, सर 80% ऑफ ए का मतलब 80/100। ठीक है। ऑफ। ठीक है। ऑफ के लिए आता है मल्टीप्लाई, और ए के लिए क्या लिखेंगे? तो ए के लिए हम लिखेंगे 10% ऑफ बी। कितना लिखेंगे भाई? 10%, सीधा सीधा लिख दो। 10% ऑफ बी लिख दो। सीधा सीधा एज इट इज उठा के 10% ऑफ बी लिख दो यहाँ पे। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? तो 40% ऑफ बी लिख दीजिए आप यहाँ पे। यही तो आपको पता करना है। ज़ीरो 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 खत्म, यानी 8% ऑफ बी एंड 40% ऑफ बी। यानी हमें पता करना है 48% ऑफ बी मेरे भाई। यानी बी का कितना परसेंट पता करना है? 48% पता करना है। और बी का 48% मेरे भाई पता करना है। तो यहाँ पर समझना, 48% ऑफ। ठीक है। तो 48% को हम कैसे लिखते हैं? 48/100 लिखते हैं। इनटू हम क्या करेंगे? और बी। और बी के जगह पर क्या करेंगे? तो बी के जगह पर लिखेंगे 2.5% ऑफ सी। ठीक है। बी के जगह पे कितना लिखेंगे? 2.5%। तो 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 2.5/100। और फिर उसके बाद ये ऑफ किसका है? तो ऑफ सी है। और सी की वैल्यू हमारी कितनी है? तो मेरे भाई 5500 है। यानी एक लाइन में पूरा उत्तर समेटा जा सकता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? देखो, मेरा ये कहना है
कि जैसे ए जो होता है ना वो बी का हमारा 10% होता है, या ऐसे कह लो ए को 10 से डिवाइड करने पर बी आता है। आप कई सारे तरीकों से कई सारा नाम दे सकते हो, बस आपको मेरे भाई समझ में आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे। मैं ये लाइन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट में यहाँ पर कर देता हूँ। ये दो लाइनों के माध्यम से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं ऊपर वाली लाइन को लेकर, अगर ये दो को नीचे आ जाए तो, कि सर जैसे अगर आप यहाँ पर आ जाओगे ना, ए को 10 से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पर ए को 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1% ऑफ बी के करीब में आप पहुँचोगे। आप ऐसे कह सकते हो ए को 10 से डिवाइड करोगे तो 1% ऑफ बी पहुँचोगे आप यहाँ पे। ठीक है। कई सारे तरीकों से आप यहाँ कह सकते हो। तो मैंने कहा अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा ना तो ये 1% बी के करीब में जाएगा हमारा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर जो है पूरा थोड़ा आसान बनाने के लिए जो है मैंने आप लोगों के लिए ये वाली लाइन लिख दी थी, कि उतना ना समझ के आप ऐसे समझ लो। देखो मैंने यहाँ पर क्या कह दिया था, ए बराबर 10% ऑफ बी, ए बराबर 10% ऑफ बी। तो 80% के लिए हम 80/100 लिखेंगे, ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, और ए के लिए हम क्या लिखेंगे, 10% ऑफ बी। 10% ऑफ बी लिख दिया मैंने, बाकी 40% ऑफ बी। जीरो जीरो से दोनों जीरो खत्म, तो 8% ऑफ बी एंड 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 48% ऑफ बी। 48% को 48/100, ठीक है। और बी का जो मान है वो 2.5% है सी के, तो 2.5% ऑफ सी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये जाएगा नीचे तो एक और जीरो बनाएगा, दो जीरो से आपके दो जीरो खत्म हो जाएंगे। 25 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई 40 बार में चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो 10 बार में, और 4 से काटेंगे तो 12 बार में। ठीक है। यदि आप और काटना चाहते हैं तो 5 से आपका 11 बार में, 5 से आपका 2 बार में, 2 से आपका 6 बार में, तो कुल मिला के 66 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ऐसे हमारा आएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो हमने शुरू में क्या किया, तो शुरू में जैसे मैंने आपको कहा था, हमने ए को भी बी के टर्म में बदल दिया। अब ए भी हमारा बी के टर्म में हो गया, तो ये भी हमारा बी है और ये भी हमारा बी है, तो इकट्ठा हमारा बी निकल कर आ गया 48%। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इस बी को हमने सी के टर्म में लिख दिया है, कि बी का 1% हमारा देखो इसके बराबर में है, और बाकी पूरी वैल्यू हमने बदल दी है। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 182 हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 182 में कहा है, अ मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विथ अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट। इन द फर्स्ट ईयर ही अर्न 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ 3 years he is left with 15360. What was the initial amount which he man started the business? देखो ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ऐसे सवालों में यहाँ पर एग्जामिनर देखो जैसे सीरीज के ऊपर में क्वेश्चन पूछता है। जैसे उसने क्वेश्चन क्या कहा कि तुमने किसी बिजनेस की शुरुआत की। ठीक है। जैसे मानो मैं गैम्बलिंग करने गया, मैं जुआ खेलने गया, मैंने जुए में 100 रुपये लगाए। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, 50% जीत जाता हूँ। तो 100 रुपये लगाए, 50 रुपये जीत गया, तो कितना हो गया मेरे पास, 150 रुपये। जैसे मैं अगला राउंड खेलता हूँ, मैं उसका आधा हिस्सा हार जाता हूँ, यानी 150 का आधा हिस्सा 75 रुपये हार गया। अब फिर मैं 75 रुपये के साथ फिर मैं जुआ खेल रहा हूँ, फिर मैं 50% जीतता हूँ, और फिर उसके बाद में फिर बाकी अगले राउंड में 50% हार जाता हूँ। ऐसे कर कर के 3 राउंड्स के बाद में मेरे पास इतने रुपए हैं। तो बताओ मेरे पास शुरू में कितने रुपए थे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे गैम्बलिंग में भी आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर ऐसा ही पूछा गया है। आप पढ़ो ज़रा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर पढ़िए ज़रा, आवाज़ आवाज़ बढ़िया है भाई, आवाज़ एक बार चेक करो। ऑल ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। तो समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे क्या कहा गया, फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर सेकंड ईयर में। तो जैसे मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन हम पढ़ते हैं। मेरे पास एक्स रुपए थे, मेरे पास कितने थे, एक्स रुपए थे। तो एक व्यक्ति के पास एक निश्चित पूंजी राशि के साथ व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष में 60% का लाभ अर्जित किया है। तो अगर मैंने 60% का लाभ अर्जित कर लिया, तो मैंने अगर 100 रुपये लगाए थे, तो मुझे मिलेंगे कितने, तो 160 रुपये मिलेंगे। ये मेरा मेरे भाई प्रॉफिट के बाद की वैल्यू है। ये क्या है, तो प्रॉफिट के बाद की वैल्यू है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है बोला गया, और कुल पूंजी का 50% जो है मैंने दान कर दिया। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अपने पैसे को 100 से 160 बना लिया।
अब मेरे पास जो ये पूरी मेरी कुल पूंजी हो गई, इस कुल पूंजी का मैंने यहाँ पर क्या किया, 50% दान कर दिया। अगर मैंने 50% दान कर दिया तो मेरे पास अब बचेगा कितना, 50%। मैंने 60% दान कर दिया होता तो मेरे पास बचता कितना, 40%। मैंने 70% दान कर दिया होता तो मेरे पास बचता कितना, 30%। तो मैंने 50% दान कर दिया, तो मेरे पास बचेगा कितना, तो मेरे पास बचेगा 50% यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद भी बाकी पूंजी के साथ में यही प्रक्रिया अपनाई है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतने बचते हैं। ठीक है। देखो पहले वर्ष भी 100 से 160 और 100 से 50, फिर अगले वर्ष भी क्या होता है। देखो आप लोगों में कन्फ्यूजन कहाँ पे रहता है, आप लोगों में एक एक पॉइंट देखो, मैं 10 बार लिखने से बेहतर मैं क्या समझाऊंगा, समझो। मेरे पास इतना पैसा था, मैंने मार्केट में लगाया, 160 बन गए। अब मैंने अपने ये कुल पूंजी का, अब मेरी ये कुल पूंजी हो गई, और मेरी ये कुल पूंजी हो गई, तो मैं अब अपने कुल पूंजी का क्या करूंगा, तो मैं अपने कुल पूंजी का 50% दान कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा कितना, तो मेरे पास अपने कुल पूंजी का 50 बचेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अब जो पूंजी मेरे पास बच गई है, अब जो पूंजी मेरे पास बच गई है, इस बची हुई पूंजी को फिर मैं लगाऊंगा जुए में, या फिर मैं मतलब बिजनेस में, तो 100 की जगह 160 बन जाएगा ये। और फिर उसके बाद वापस से, फिर जब यहाँ पर मेरा टोटल पैसा हो जाएगा, ब्रैकेट लगाते ही जो जितना भी टोटल बनेगा, वो टोटल का वापस से मेरे भाई कितना हो जाएगा, 50% दान में देने के बाद इतना। तो ये चीज़ 3 बार लिखने से बेहतर है इसका क्यूब कर दिया जाए। ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चों कभी भी, इस तरीके से लंबा चौड़ा हम लिखें, बिल्कुल भी हम ऐसा काम नहीं करते हैं। जो हम लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, हम आपको वो समझा रहे हैं। हम जो काम करते हैं, पहली बात फ्रैक्शंस में तोड़ लो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को, जिससे क्या होता है, शॉर्ट बन जाता है। जैसे 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है मेरे भाई। अब देखिए इसी चीज़ को लिखने का तरीका, आप यहाँ बोलेंगे आपके पास x रुपए था। ठीक है। आप यहाँ पर जो है 5 रुपया बिजनेस में लगाते हैं, कितना लगाते हैं, 5। तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है 5 में 3 रुपए का प्रॉफिट, यानी वो कितना बन जाता है, 8 बन जाता है। फिर उसके बाद आपके पास 2 रुपए थे, 1 रुपया आप डोनेट कर दिए, तो बचा कितना आपके पास में, 1 रुपया बचा। ठीक है। जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना, ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने सालों तक आपने ऐसा किया है। ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर विथ रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। तो ऐसा उसने 3 बार किया है। तो जो ये मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आप इसको कितनी बार लगाओ, इसके पावर में 3 बार लगाओ। एक जोड़ा ऐसा आया, फिर एक और जोड़ा आएगा, फिर एक और जोड़ा आएगा, यानी टोटल क्यूब हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद में फाद में उसके पास जो पैसा बचा है, वो 15,360 बचा है। कितना बचा है, तो 15,360 बचा है। इससे क्या होगा, बड़ी जल्दी से आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 2 से काटोगे 4 बार में, तो फाइनली हो जाएगा x इंटू 4 का क्यूब हमारा हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हमारा हो जाएगा 125, और ये बराबर होगा 15360 के। ठीक है। जहाँ पर जो संख्या कट सकती है हम उसे काटेंगे, जैसे 64 से कटेगी 2 बार में, 128 बार में हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई 256, जो कि 64 का कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 125 का 4 गुना 500, 50, 125 का 2 गुना 250, और 50 हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा जो है वो 30,000 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। 3 से गुना नहीं करेंगे, क्यूब करेंगे मेरे भाई। ठीक है। ये पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट हो गया, यहाँ पे समझ गए ना बात को, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये संख्या 3 बार होगी ना, जैसे एक बार, फिर एक और बार मल्टीप्लाई, फिर एक और बार मल्टीप्लाई। तो जैसे अगर हम मानो x को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, तो x का क्यूब करना होता है। क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर क्यूब होता है। तो रागिनी कश्यप इस बात को समझिए अच्छे तरीके से, कि जब इसको 3 बार गुना किया गया इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, तो ये x का क्यूब बनेगा, ना कि ये 3x बनेगा। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? चलिए, पता कैसे चलेगा कि क्यूब होगा, कैसे नहीं पता चलेगा यार। अब कल के दिन मानो मेरे को एक क्वेश्चन बोला जाए मुझे, कि भैया आपके पास कोई पैसा है, जब आप उसको जुए में लगाते हो, आप 60% जीत जाते हो,
तो मैं बोलूँगा अच्छा 100 रुपया से कितना जीत गए, तो 160 जीत गए। उसके बाद बोला जाता है अगले राउंड में आप जो है 20% हार जाते हो, तो अगले राउंड में मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 रुपये हो जाएगा। तो पहले राउंड में 100 से 160 हुआ, अगले राउंड में 100 से 80। फिर बोला फिर अगला राउंड, अच्छा ऐसा करके टोटल आप 3 सेट खेलते हो। पहला सेट में 2 चांस मिलता है, पहले चांस में आप जीत जाते हैं, दूसरे चांस में आप हार जाते हैं, और ऐसे करके कुल मिला के आप 3 चांस खेलते हैं, 3 सेट खेलते हैं। समझ रहे हैं, एक सेट में 2 चांस, एक सेट में पहला जीता और दूसरा हारा। ऐसे ही मेरे भाई एक और सेट, ऐसे ही और एक और सेट, और 3 सेटों के बाद में आपके पास इतना पैसा बचा है। तो अगले सेट में फिर मैं खेलूंगा, फिर 100 रुपये के 160 बना लूंगा मैं, और फिर उसके बाद फिर अगला चांस खेलूंगा तो 100 से 80 पे आ जाऊंगा। फिर एक और सेट, लास्ट थर्ड सेट खेलूंगा, थर्ड सेट में मेरे भाई यहाँ पर 100 से 160 फिर बनाऊंगा, और उसके बाद सेकंड चांस में 100 से 80 आ जाऊंगा, बाद में फाइनली जाके इतना रुपया बचा है। तो ये जो चीज़ है आप देखो ना यहाँ पर ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है। एक्स यहाँ पर k इंटू के इंटू के, तो k का क्या बनेगा, q भी तो बनेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, x इंटू 160/100, और इतना बटे 100 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये इसके बराबर है। बोलो। तो सारी बातें जो है यहाँ पे, सारी बातें हमने आपको समझाई दी है यहाँ पे कैसे होता है क्या होता है। बाकी बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसके मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में इतने रुपए अधिक बचाता है। उसका प्रारंभिक मासिक खर्च क्या है। ऐसा जो सवाल है ये हमने आपको करवाया हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये करवाने की आवश्यकता है। इन सवालों को आप कर सकते हैं कि मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 40% मोर देन मंथली सेविंग, 100 मानकर ये बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, तो ये सवाल आपके लिए रहेगा और ये होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। ये होल्ड पर नहीं है मेरे भाई, अच्छे तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। अगला कहा गया है यहाँ पर, द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन वाई एंड द इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन सम ऑफ इनकम एक्स एंड वाई। बाई व्हाट परसेंटेज इज इनकम ऑफ जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं कि सर जो एक्स की हमारी आय है वो वाई के आय से 42% अधिक है, और जो जेड की आय है वो एक्स और वाई के आय के योग से 45% कम है। जेड की आय एक्स के आय से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए आप कितने लोगों की चर्चा हुई है, 3 लोगों की चर्चा हुई है। तो पहले आप उन तीनों लोगों को लिखिए यहाँ पे। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर 3 लोगों के बारे में, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, ये हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बोला गया पहली लाइन पढ़ो, एक्स की आय वाई के आय से 42% अधिक है, यानी जो एक्स की आय है वो वाई के आय से 42% अधिक है मेरे भाई। ठीक है, ये पहला लाइन है यहाँ पे कि अगर आपको x निकालना है तो y में 42% जोड़ दो तो आपका ये आएगा। फिर कहा गया यहाँ पर कि जो z की हमारी जो आय है, तो z की आय x और y के आय के योग से 45% कम है, यानी कहने का मतलब इनका जो दोनों का सम आएगा, तो ये सम से ये कितना कम होगा, तो ये सम से 45% कम होगा। ये कहा गया है कि जो भी इनका सम आएगा उसमें से 45% कम कर दोगे तो किसका आय निकल के चला जाएगा, जेड का आय निकल के चला जाएगा। मतलब आप ब्यूटीफुल देख रहे हो, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यहाँ पे, कितना बढ़िया सवाल कि x और y का जो भी तुम्हारे पास सम निकलेगा उससे ये 45% क्या है, तो उससे ये 45% कम है। तो अब एक काम करते हैं, इस रिलेशन को हम पूरा करते हैं। पहले हम यहाँ पर हर किसी के जो है आय निकालते हैं, हर किसी के जो है सैलरी को निकाल के हम समझते हैं यहाँ पे क्या कहा गया बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे सही से, तो मैं हमेशा ऐसे सवालों में कहता हूँ कि ये देखा करो कि हमला किसने किया है। ठीक है, सही तरीके से देखोगे तो y ने x के ऊपर में किया और दोनों ने मिलकर z के ऊपर में किया। तो शुरुआत y ने की है तो y को 100 मानने की गुस्ताखी करो आप यहाँ पे। तो y की इनकम को कितना मानोगे, तो 100 मानोगे। इस संख्या से 42% ज़्यादा हमारा ये कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। दोनों की इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, 242। ठीक है, और इससे 45% ये कम है, यानी कहीं ना कहीं इस संख्या का कितना है, तो इस संख्या का 55% है।
अब बोलोगे आपने 55% क्यों निकाला है? इससे 20% कम इसका मतलब 80%, इससे 30% कम इसका मतलब 70%, इससे 40% कम इसका मतलब 60% निकालना है। तो इससे 45% कम इसका मतलब कितना निकालना है? 55 निकालना है। अगर हम 5 से काटेंगे दोस्तों तो 11 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, और 2 से काटेंगे तो 121 बार में। 121 को 11 से गुना करेंगे तो 1331 आ जाएगा, और 1331 को 10 से भाग करेंगे 133.1 आएगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो जेड की वैल्यू 133 पॉइंट कितना आएगा? तो 1 आएगा। इस बात को समझना है। कितना आएगा मेरे भाई? तो 133.1 आएगा। ठीक है, यानी इस संख्या का 55% यहाँ 5 से 11 बार में, 20 बार में, और 2 से मेरे भाई 121 बार में, 10 बार में, 121 इंटू 11 इतना बटे 10 यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है? यहाँ अयान हल्दर पहले जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे वो पढ़ लो, 40 बार कमेंट मत करो, एक बार में दिख जाता है। ठीक है भाई, जैसा रहेगा, जैसा सीन बनेगा, जिस तरीके से होगा मेरे भाई वैसे हम कंप्लीट करवा देंगे। अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं आप उसे पढ़िए। आइए, ज़्यादा क्लास में कमेंट मत किया करो, उससे टीचर को डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया करो। आ जाओ, बात करते हैं यहाँ पर भाई, व्हाट परसेंटेज इज इनकम ऑफ जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स। ये जो हमारा जेड का इनकम है ये हमारे एक्स के इनकम से कितना परसेंट कम है? बोला गया इससे कितना परसेंट कम है। तो हमने कहा सर एक काम करो, माइनस करके आप यहाँ देख लो, 142 से ये हमारा कितना कम है। तो यहाँ पर देखना 142 में से इसे माइनस करोगे तो आपका सर कितना वैल्यू आ जाएगा? ठीक है, 34 और 8, ठीक है, तो 8.9 मेरे भाई, कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 8.9 यहाँ पे। ठीक है, इसे 0.9 दे देंगे, 134, 134 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा। यानी इतने की कमी है, कितने की? 8.9 की। कितने के ऊपर में? 142 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से दशमलव हटा दो तो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर काट लिया है। अब 142 से आप इसे काट करके देखिए 89 को, कटेगा लगभग? तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा। आप 890 को मेरे भाई इससे भाग कर लो। आप और चाहते हो तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर 71 बार में ये जा रहा है, 5 बार में ये जा रहा है। ठीक है, बट मैं उतना खिचड़ी बनाने को नहीं बोलूँगा, मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि भाई देखो बात ऐसी है, ये तुम्हारा 890 है, और 890 को तुम भाग करके देख लो 142 से। 14×5 = 70, 14×6 = 84, 6 पॉइंट समथिंग करके आएगा। दो ऑप्शन है मेरे भाई। अगर हम भाग करेंगे पूरा देसी मेथड से, एकदम जैसे आता है अपने को, तो 142 से 6 बार में भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 24 25, और यहाँ पर 852 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। दशमलव लगाओगे 380, 14 दूना 28, 14 तिये 42, मतलब लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 6.2, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमारे रेशियो में भी बनते हैं, और ऐसे सवाल मेरे भाई हमारा यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, कि फलानी संख्या से फलाना परसेंट ये संख्या है ज़्यादा, फिर इनके सम से यहाँ ये ज़्यादा है। तो उस तरीके से मैंने हमेशा जो नियम है, जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, हमने क्या पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुई थी 100 उसको माना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत आपकी यहाँ पर y से हुई थी, y को हमने 100 मान लिया, उसके बाद में उससे x की वैल्यू आ गई, फिर दोनों के सम का 55% निकाल दिया तो z का मान आ गया। ठीक है, और तब हमने क्या किया मेरे भाई? अपने वैल्यूज हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कहा गया यहाँ पर कि ए की आय बी के आय से 40% कम है, और सी की आय ए और बी के संयुक्त आय से 30% से 40% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये बोला गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 लोगों की चर्चा है, तो ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया। द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। अगर हम ए की इनकम की बात करें तो ये 40% कम है, और किसके इनकम से? तो बी के इनकम से। एंड द इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन 30% ऑफ द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी का इनकम निकालना है, और इनके कंबाइन इनकम का कितना निकालना है? तो कंबाइन इनकम का 30% निकालना है। 30% निकालने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, समझना मेरी बात को, इन दोनों के कंबाइन इनकम का 30% निकालो, जो ये वैल्यू आएगी, तो क्या कहा गया है? सी की इनकम 40% ज़्यादा है 30% ऑफ द कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी। यानी कहीं ना कहीं हम इनका कंबाइन इनकम का 30% निकालेंगे, और इस संख्या से ज़्यादा कौन है? तो बोलोगे सर
इस संख्या से 40% ज़्यादा किसकी वैल्यू है? तो इस संख्या से 40% ज़्यादा सर हमारी सी की वैल्यू है। इस संख्या से 40% ज़्यादा जो है वो मेरे भाई सी की वैल्यू है यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ये बता दो। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है कि ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, बी में 40% कम करेंगे तो ए का मान आएगा, दोनों का 30% निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा उसमें 40% ज़्यादा, उसमें 40% ज़्यादा किसकी वैल्यू हमारी निकलेगी? तो उसमें 40% ज़्यादा हमारी सी की वैल्यू निकलेगी। तो वही कहा गया यहाँ पर कि C is 40% more than 30% of the combined income of A and B. By what percentage is C income more than the income of A? C की जो इनकम है वो हमारी A की इनकम से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A की आय B के आय से 40% कम है, A की जो आय है B के आय से 40% कम है। C की आय A और B के संयुक्त आय के 30%, ए और बी के संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है। ठीक है, तो बोला गया सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, हमें ये बताइए। हिंदी में कहीं पर कुछ भी डेटा मिसिंग नहीं है, बड़ा सही तरीके से डेटा दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो समझिए। वापस से मेरी वही लाइन, जो हमला करता है उसको 100 मानते हैं। इस पूरे सीरीज में देखो पहली झगड़े की शुरुआत किसने की? बी ने। तो बी को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। इसमें से 40 कम ये आ जाएगा कितना? तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन इनकम कितना होगा? तो 160 होगा। 100 और 60, 160। 160 का 30%, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा मेरे भाई। फिल्टर करके निकाल दो कि सर पूरी इनकम का 30% यानी इतना। इस संख्या से 40% ज़्यादा, 48 से 40% ज़्यादा। ठीक है, कौन है मेरे भाई यहाँ पर? तो 48 से 40% ज़्यादा मेरे भाई सी है। तो मैं यहाँ पर सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ वैल्यू लिख दूंगा कि जैसे यहाँ पर, ठीक है, इससे 40% ज़्यादा, इसका मतलब इस संख्या का 140%। मैं आपसे 10% ज़्यादा हूँ, इसका मतलब मैं आपका 110% हूँ। मैं आपसे 20% ज़्यादा हूँ, इसका मतलब मैं आपसे 120% ज़्यादा हूँ। देखो जितना परसेंट ज़्यादा होता है जोड़ देते हैं और जितना कम होता है उतना घटा देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे 10% ज़्यादा हूँ, इसका मतलब 100 + 10 यानी मैं आपका 110% हूँ। और अगर मैं आपसे 10% कम हूँ, इसका मतलब 100 - 10, इसका मतलब मैं आपका 90% हूँ। तो वही बात है, इस संख्या में 40% ज़्यादा यानी सीधा 48 का कितना परसेंट होना? तो 48 अगर अपने आप में 100 है तो उसमें 40 ज़्यादा यानी उसका 140 होना। ये किसकी वैल्यू है? सी की। हम नहीं करने जा रहे हैं कैलकुलेट, मैं यहाँ पर एक और ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ और वो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि मैं क्या अप्लाई करूँगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है बाई व्हाट परसेंटेज सी इनकम मोर देन ए। देखो अब क्या होता है, कभी भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई मत किया करना, कभी भी आप लोग मूर्ख लोगों वाला काम मत करना कि यहाँ इसका 40% निकाल के जोड़ के ये वैल्यू लेके आ रहा है, ये गधे लोग करते हैं, आप ऐसा मत करना। ठीक है, आप सिर्फ सबके वैल्यूज़ को लिखना जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ इसकी वैल्यू लिख दी है और मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब उसके बाद में क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाता है हम लोग क्या करते हैं, उसका रेशियो ले लेते हैं। उससे क्या होता है, हल करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया सी की इनकम हमारी ए के इनकम से कितनी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब सी के इनकम का और ए के इनकम का रेशियो लेंगे कि सी इनकम इज़ मोर देन ए इनकम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, एक तरफ हम ए का इनकम लेंगे और दूसरी तरफ हम सी का इनकम लेंगे। चाहे तो रेशियो यहीं ले सकते हैं, बट बाद में खिचड़ी बन जाएगी, तो अलग से लिख दे रहा हूँ। ये ए की इनकम है और ये मेरे भाई यहाँ पर सी की इनकम है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये बताना है भाई दोस्त यहाँ पे कि ये जो सी की इनकम है यहाँ पर बाई व्हाट परसेंटेज सी इनकम मोर देन है, ये हमारा ए से कितना ज़्यादा है। तो कभी भी कोई भी चीज़ किससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है, अगर आपको ये बताना हो तो आप उनका अनुपात लीजिए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उनका रेशियो लेंगे। तो अगर आप उनका रेशियो लेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो 0 से हमारा 1 0 जा रहा है, 6 से हमारा कितनी बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। ये 100 एज इट इज़ उठ के यहाँ पर चला आएगा और यहाँ पर देखोगे तो 14 8 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 8 चौके 32। ठीक है, और यहाँ पर 112। अब ये 100 से 112 है, मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 12%। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है।
कहाँ कैलकुलेशन करना पड़ा मुझे ये बताओ? कहीं पर कैलकुलेशन करना पड़ा। लेकिन सोचो यहाँ पर कि अगर मैं इसका 40% निकाल के इसमें जोड़ता, फिर उसके बाद 60 से वो कितना ज़्यादा होता, माइनस करना पड़ता, डिवाइड बाई 16/200, जीवन खराब करने के बराबर होता कि नहीं होता बताओ? तो हम ऐसा काम क्यों करें भला? नहीं करेंगे ऐसा काम। ठीक है, जो वैल्यू दी गई है और यहाँ जो वैल्यू है, सीधा हम उनका रेशियो निकालते हैं और तब हम अपने उत्तर को लेकर आते हैं कि 100 से ये वैल्यू 112 है, यानी कितना परसेंट ज़्यादा है? 100 से जितना ज़्यादा होता है उतना परसेंट। 100 से 10 ज़्यादा है तो 10%, 20 ज़्यादा है 20%, 30 ज़्यादा है 30%। ध्यान रखेंगे इस बात को यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है, ज़रा बढ़िया तरीके से पढ़िए। सीजल मेंस 29 जनवरी 2022 के बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं ये। और इस सवाल को देखिए क्या कहा गया, पढ़िए अच्छे से। कहा गया है ए की आय बी के आय का 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत और बी के बचत का कितना परसेंट अधिक होगा, ये बताओ। यानी पूरे सवाल को पढ़ने के बाद में मुझे यहाँ पर जो है वो ये पता चला कि दो लोगों के बारे में चर्चा की गई है। एक हमारा ए के बारे में, दूसरा हमारा बी के बारे में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है वो किसके ऊपर में हुआ है? तो आय के ऊपर में, व्यय के ऊपर में, बचत के ऊपर में। इट मीन्स इनकम के ऊपर में, एक्सपेंडिचर के ऊपर में और सेविंग के ऊपर में। तो यानी मुझे यहाँ पर दो लोगों का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा, तभी हम जाकर यहाँ पर जो है वो सवाल बना पाएंगे। एक बच्चा कहता है ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे भाई आ जाएगा, आप परेशान मत होइए यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, एक पर्सन हमारा ए होगा और एक पर्सन हमारा बी होगा। यहाँ पर उनका एक्सपेंडिचर रहेगा, यहाँ पर उनका सेविंग रहेगा। और आपको पता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देते हैं तो क्या आता है? इनकम आता है। तो यहाँ पर इनकम रहेगा। ठीक है, ये दो लोगों के बारे में चर्चा पूरा पूरा कह दिया गया कि सर एक्सपेंडिचर सेविंग जोड़ने में इनकम आता है। हमने अपना टेबल बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। ठीक है, अब ज़रा एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ बच्चे फालतू के कमेंट करने में लगे पड़े हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ध्यान अगर तुम्हारा टाइपिंग पे रहेगा ना, तो सेशन में आज तुम्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। वहीं गिनती के 4-5 बच्चे जो हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर में फोकस करो, फालतू का कमेंट आज मत करो। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है, कंप्लीट करना है। ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है? इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इनकम। यानी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर समझना, ये ए का इनकम है और ये बी का इनकम है। तो ए का जो इनकम होगा इस संख्या का कितना होगा? तो 80% होगा। यानी अगर मैं इसे 100x मानूंगा भाई, तो ये इसका 80% कितना हो जाएगा? तो 80x हो जाएगा। ये पहला लाइन हमने लिख दिया कि ए की आय बी के आय का 80% है। फिर कहा गया ए का जो व्यय है, यानी यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी मेरे भाई बी जितना भी खर्च करेगा उसका यहाँ पर 60% ये करेगा। तो मैंने कहा बी मान लो 100y करता है, तो इसका 60% यहाँ पर ये कितना करेगा? 60y करेगा। हमें इसे अलग मानना होगा और हमें इसे अलग मानना होगा, हम दोनों को सेम नहीं मान सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि ये 100x ले लिया तो इसे भी 100x ले लें। इसको 100x और इसको 100x लेने का मतलब कि आपने जितना इसका इनकम माना है उतना ही आपने इसका खर्चा भी मान लिया, जो कि मेरे भाई सही नहीं है, जो कि मेरे भाई यहाँ पर सही नहीं है। तो इसके इनकम का 80% और इसके यहाँ पर खर्चे का 60% हो चुका है। अब जो सबसे प्यारी लाइन है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो पढ़िए। द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर है यहाँ पे। ठीक है, अगर एक मेरी बात मानोगे तो यहाँ पर एक लाइन और कर लो थोड़ा सा इसको ऐसे बदल के लिख लो, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा मेरे भाई। आप यहाँ पर ऐसे करके लिख लो कि पहले यहाँ पर इनकम लिख लो, फिर एक्सपेंडिचर लिख लो और फिर यहाँ क्या लिख लो? सेविंग लिख लो। आपको सेविंग निकालना है ना, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालने के बाद भी तो सेविंग आ जाता है। इनकम में से देखो, जितना मैंने कमाया उसमें से मैं अपने खर्च को माइनस कर दूंगा तो मेरी सेविंग निकल के चली आएगी। तो वैसे भी तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, इनकम के बारे में बोला गया ये जितना भी कमा रहा है उसका यहाँ पर ये 80% कमा रहा है। उसके बाद ये जितना भी खर्च कर रहा है उसके बाद इसका 60% ये मेरे भाई खर्च कर रहा है।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जो तीसरी लाइन है वही कनेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे वही सबसे बड़ी राजा है। उसने क्या कहा है कि ए का जो इनकम है वो बराबर है 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। आई रिपीट द वर्ड्स, इनकम ऑफ ए। तो पहली बात मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इनकम ऑफ ए, ए के इनकम पे जो कि कितना है 80x है, तो मैंने यहाँ पर कहा दिस इज इनकम ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल टू 90%, तो 90% यहाँ पे। ठीक है, ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बीज एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर यानी कितना मेरे भाई 100 तो बड़ा सिंपल सा बात है, जो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि ए की जो आय है, ए की जो आय है वो यहाँ बी के खर्चे के, तो बी का खर्चा इतना है, बी के खर्चे का 90% है। ठीक है, अब अगर हम दोस्त यहाँ देखते हैं तो ये हमारा डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो खत्म, ज़ीरो से ज़ीरो खत्म, x को हम यहीं पे रहने देंगे और y को हम नीचे लेके चले आएंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो 9/8 के। इससे हमें क्या मिल गया, x और y के मान मिल गए। इससे हमें क्या मिल गया, तो x और y के हमें वैल्यू मिल गए। और जब हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ पर जो है इन वैल्यूज़ को जब यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो उसके बाद में हमारा किसका वैल्यू निकल कर चला आएगा, तो सेविंग का वैल्यू निकल के चला आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा है कि देखो अब x की वैल्यू कितनी है 9, तो अगर x की वैल्यू 9 है तो 9 को 80 से गुना करो, 9 और कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 9 को यहाँ पर गुना करेंगे तो देखो पूरा का पूरा समीकरण बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारा वैल्यू लिखूँ यहीं इसी के ऊपर में, तो इसी के ऊपर में लिख देंगे, थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी। या नहीं तो बोलो हम अलग से नीचे लिख देते हैं, वो भी सही है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर जो है दोबारा से टेबल बना दूँ क्या, चलो दोबारा से टेबल बना देता हूँ। मैं यहाँ पर वापस से ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, जो ऊपर वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में यहाँ इनकम भी लिख दिया है, एक्सपेंडिचर भी लिख दिया है, सेविंग भी लिख दिया है, ये मैंने लिख दिया। एक्स की वैल्यू 9 है तो 9 को 80 से गुना करेंगे 720 आ जाएगा। ठीक है, 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू 8 है, 8 से अगर हम 60 को गुना करेंगे तो 8 से 48 हो जाएगा, और 8 को हम 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा। 720 से 480 को अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और 900 से 800 को माइनस करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर कि देन बाई व्हाट परसेंटेज आर सेविंग ऑफ ए मोर देन बी, ए का जो सेविंग है इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, आप मुझे बताओ। 100 से ये 240 है, कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 140। 140 किसके ऊपर में, तो 100 के ऊपर में, यानी 140% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 140% जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। 100 से कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा होती है आंसर उतना ही परसेंट होता है। जैसे आपने पीछे वाले में यहाँ पर देखा था कि ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा था, तो 100 से हमारा 12 ज़्यादा था, इसलिए 12%। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 140 ज़्यादा है, तो आंसर कितने 140%। 100 पर कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा होगी आंसर हमारा क्या होगा, उतना ही परसेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है आपने एक्स और वाई अलग अलग कैसे माना, आपके दिमाग में कैसे आया। कॉमन सेंस की बात है, किसी भी व्यक्ति का जो इनकम है वो अलग होगा, एक्सपेंस जो होगा वो अलग होगा। तो इनकम को मुझे एक अलग वेरिएबल में मानना होगा और एक्सपेंस को मुझे एक अलग वेरिएबल में मानना होगा। अगर मैं इनको एक अलग वेरिएबल में नहीं मानूंगा, अगर मैं दोनों को एक्स के टर्म में मानूंगा, इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी का जो इनकम है और बी का जो खर्चा है वो दोनों बराबर है, जो कि संभव है नहीं। क्योंकि अगर इनकम और खर्चा बराबर होता तो सेविंग कभी निकलता ही नहीं, फिर एग्जामिनर कभी उसका रेशियो पूछता ही नहीं। यानी अगर वो सेविंग पूछ रहा है, इसका मतलब इनकम अलग है और खर्चा अलग है, तो जाकर माइनस करने पे कुछ ना कुछ सेविंग आएगा। इसीलिए इसे हम अलग वेरिएबल मानेंगे और हम नीचे वाले को अलग वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है भाई, बता दो यहाँ। तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल था, हालांकि ये सारे सवाल आप रेशियो में दोबारा से करेंगे, रेशियो में भी हम आपको एक बार और रिपीट करवा देंगे, तो आप इसके लिए मेरे भाई जो है टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीजल मेंस का, और बड़ा प्यारा सा मेरे भाई ये सवाल है सीजल मेंस का,
बढ़िया तरीके से पूछा गया, पढ़िए ज़रा। कहा गया है कि एक व्यक्ति का जो मासिक व्यय है उसकी मासिक बचत से इतना परसेंट अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, मासिक व्यय में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो मासिक बचत में रुपए इतने की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय क्या है? ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है और मुझे लगता है कि ये सवाल का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। पढ़िए ज़रा अच्छे से कि मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर इतना मोर देन मंथली सेविंग। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है ना, ये उसी का भाई है और कुछ नहीं है। 187 जो है, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो 183 को पढ़ो और 187 को पढ़ो। 183 में भी कहा था मंथली एक्सपेंस 40% मोर देन सेविंग, मंथली एक्सपेंस 40% मोर देन सेविंग, और यहाँ पर भी सेम लाइन बोला है मंथली एक्सपेंस इतना परसेंट मोर देन सेविंग। सेम लाइन वहाँ भी, सेम लाइन यहाँ भी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे भाई फिर बोला कि यहाँ पर जो है अगर हम उसके मंथली इनकम को इतना बढ़ाते हैं और एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ाते हैं, ठीक है, इनकम को बढ़ाने की बात कही है और एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात कही है। इसमें भी पढ़ो, अगर हम इसके मंथली इनकम को इतना बढ़ाते हैं और एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ाते हैं, सेम लाइन हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से इसमें क्या बोला, फिर इसमें कहा कि वो इतने रुपए ज़्यादा सेव करता है तो इनिशियल खर्चा बताओ, और यहाँ पर भी मेरे भाई जो है सेम बोला हुआ है, वो अब इतने रुपए ज़्यादा सेव करता है, इनिशियल खर्चा बताओ। यानी 83 नंबर क्वेश्चन 183 और 187 दोनों सेम है, जो फ़र्क है वो डेटा का है। एक स्टेटमेंट में एक लाइन भी नहीं बदला गया है, जो बदला गया है वो डेटा बदला गया है। और 183 और 187 जैसे कई सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको करना है। आप चाहें तो इन्हें एलिगेशन से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो मेरे भाई इन्हें बेसिक से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर में है। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द दीज टू क्वेश्चंस इज ओनली द डेटा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए मेरे भाई, चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं और यहाँ पर जो है अगला सवाल बनाते हैं। इसमें हिंट दें। देखो हिंट वही रहता है हमारा एलिगेशन। चलो मैं लास्ट में एक बार देख लूंगा हिंट का अगर कुछ देना होगा तो। पहले अब मेरे भाई बाकी जो सवाल है हम उसे कंप्लीट करते हैं। ट्राई करो ना यार, देखो ट्राई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। मैं पता है क्या चाहता हूँ, सुनो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों से ये सवाल नहीं बनेगा, बट जब नहीं बनेगा तो आप उसको डाउट ग्रुप में भेजोगे, और जब आप डाउट ग्रुप में भेजोगे तो बाकी बच्चे भी उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको भी वो सॉल्यूशन नज़र में आएगा। तो जो सवाल मुश्किल होता है ना, हम लोग उसको कई बार प्रैक्टिस कर करके जो है वो समझ लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे 187 एक अच्छा सवाल है, मैंने छोड़ दिया बच्चों आप लोग करना। आप में से दो तरह के बच्चे होंगे, एक इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे और दूसरा उसके लिए युद्ध करेंगे, लड़ेंगे मेरे भाई। दोस्त से पूछेंगे, किताब में ढूंढेंगे, उसके बाद डाउट ग्रुप में पूछेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। जब वो इतना प्रयास करेंगे ना तो ऑटोमेटिक उनको ये सवाल जो है वो याद हो जाएगा। तो मैं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपको याद ना हो सकता है आप कंफ्यूजन में है, लेकिन जब आप खुद से चार जगह पर मेहनत करोगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैंने वो जगह करवा रखा है, अब आपको एक बार आपको अपने तरफ से खोजना है, प्रयत्न करना है, तभी आप सीखेंगे। ठीक है, आइए 188 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? ये सवाल तो बहुत बढ़िया सवाल है, बढ़िया नहीं कह सकते, बड़ी आसानी से बन सकता है। और इसमें जो है हम लोग आपको लगा सकते हैं एलिगेशन कह रहे हैं, चेन मेथड या सीरीज मेथड लगा सकते हैं कि सर एक कक्षा है, मानो उसमें एक्स बच्चे थे, पूरी क्लास में एक्स बच्चे थे। इस क्लास में 70% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, तो इसमें गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, तो इस संख्या का 70%। तो जैसे इसको 70/100 से मल्टीप्लाई किया, किसकी संख्या निकल कर आ गई, तो बोलोगे सर गर्ल्स की संख्या निकल कर आ चुकी है। किसकी संख्या निकल कर आ गई है, तो गर्ल्स की संख्या निकल कर आ गई है। अब बोला गया है 70% ऑफ द गर्ल्स चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट प्लेस, फेवरेट स्पोर्ट, यानी लड़कियों के संख्या का 70%, ये पूरा लड़कियों की संख्या है। और लड़कियों की संख्या का 70%, लड़कियों की संख्या का 70% जो है वो बराबर है उन बच्चों के या उन नंबर के जो लड़कियों ने यहाँ पर सॉकर चूज किया है, और वो बराबर है कितना, तो 98। तो पहले मैंने
टोटल पॉपुलेशन का 70% निकाला तो यहाँ तक लड़कियों की संख्या निकल गया, और लड़कियों का 70% निकाला तो सॉकर खेलने वाली लड़कियों की संख्या निकल गई। बस मेरे भाई सवाल में इतना ही था और कुछ नहीं था। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है वो देखिएगा 0 और 0 से दोनों खत्म, 7 और 7 49 से 2 बार में खत्म, डबल 0 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 200 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। हालांकि फिर से हमेशा की तरह एक बात बोलते हैं, x का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोला गया है। अगला सवाल पढ़ो मेरे भाई, क्या कहा गया है। 2020 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी, और गांव सी की जो जनसंख्या है बी की संख्या से 20% अधिक थी। ठीक है, यहाँ पर 2011 में ए की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, बी की जनसंख्या में 10% की कमी हुई, और सी की जनसंख्या में 5% की कमी हुई। यदि 2021 में ए बी और सी की कुल जनसंख्या 56,640 थी तो 2020 में सी की जनसंख्या कितनी थी। ये सवाल ऐसे होते हैं कि शुरू से पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जाओ ना तो आदमी क्वेश्चन ही भूल जाता है क्या था क्या नहीं था। बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको बेहतर तरीके से करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया जरा पढ़िए। इन 2020 द पॉपुलेशन ऑफ ए वाज 25% मोर देन विलेज बी एंड पॉपुलेशन ऑफ सी वाज 20% मोर देन बी। यानी यहाँ पर 3 लोगों का इस्तेमाल है तो मुझे रेशियो का कंसेप्ट लगाना है। मुझे पहले वो 3 लोगों को लिखना है, तो मैंने पहले वो 3 लोगों को लिख दिया। उसके बाद हम अगला कदम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, कौन किससे कितना ज़्यादा कितना कम है। तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ए 25% मोर देन बी है। तो अगर हम बात करेंगे तो ए की जनसंख्या क्या है, तो 25% इससे ज़्यादा है। कितना है मेरे भाई, तो 25% इससे ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद में सी का जो विलेज है वो 20% ज़्यादा है बी से ये कितना परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो ये मेरे भाई कहानी है। अच्छा, ये कब की कहानी है, तो 2020 की कहानी है। कब की कहानी है, तो 2020 समय था तब की कहानी है कि 2020 में यहाँ पर ए की जनसंख्या इससे 25% ज़्यादा है और सी की जनसंख्या इससे 20% ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने यहाँ पर निश्चय लिया कि हमेशा की तरह जो व्यक्ति मेरे भाई हर किसी के ऊपर में हमला करता है तो 100 पहले उसी को मानते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ पर जो 100 है वो बी को माना है कि यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 100x हो जाएगा। इसमें 25 बढ़ा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और इसमें 20 मेरे भाई बढ़ा देंगे तो ये हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात हो तो बता दो। अब उसके बाद में कहा गया यहाँ पर, हालांकि इसको थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए अगर मेरे से पूछोगे इसको 400 मान लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे चल के परसेंटेज कैलकुलेट करने में आसानी रहेगा, बट कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इन 2021 पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीज बाई 20%। अब मेरे भाई 2021 की बात है। किसकी बात है, 2021 की बात है। यहाँ पर ए की जनसंख्या में कितने परसेंट का बढ़त हो गया, तो बोलोगे सर 20% का बढ़त हो चुका है। दैट ऑफ बी डिक्रीज बाई 10%। बी ने अपनी जनसंख्या में कितनी की कमी कर ली, 10% की कमी कर ली। और सी की जनसंख्या में कितने की कमी हो गई, तो 5% की कमी हो गई है। तो पहले यहाँ पर सबकी जो कमी हुई है, बढ़त हुई है, उसके बाद में उनका हम फाइनल वैल्यू लेकर आते हैं, फाइनल रिजल्ट लेकर आते हैं कितना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 20%। देखो मेरे भाई, इस संख्या का 10% 12.5 होगा। कभी भी किसी भी संख्या में कभी भी मतलब किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसको 10 से भाग किया जाता है। मुझे अगर मेरे भाई इसका 10% निकालना है, 10 से भाग करूंगा 12.5। अगर 10% 12.5 है तो 20% जो होगा वो उसका डबल यानी 25 होगा। तो इसका मेरे भाई 20% 25 होगा, तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, क्लियर है। इसमें से 10% हम मेरे भाई कम करेंगे, यानी 100 में 10 की कमी तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका 10% 12 होता है तो 5% 6 होता है, तो 6 कमी करेंगे तो 114 हो जाएगा। क्लियर है, तो ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया, सबकी वैल्यू को लिख दिया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए बी एंड सी इन 2021 वाज इतना। ठीक है, यानी मेरे भाई यहाँ पर ये जो 56,000
640 है, ये क्या है? तो यहाँ पर 2021 में तीनों का टोटल है, 2021 में ये तीनों का टोटल है, ठीक है। यानी ये किसकी वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये 150x प्लस हमारा कितना 90x और प्लस हमारा कितना 114x, ठीक है। ये सर हमारा इतने का वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है? तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2020, सी की जनसंख्या 2020 में कितनी थी, हमें वो पता करना है। सी की जनसंख्या 2020 में कितनी थी, यानी 120 थी, हमें यहाँ पर ये पता करना है। समझ गए? तो जो दिया गया था वो तीनों का मान था और जो पता करना था वो इतने का मान था। हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं 15 9 24, 24 240, 340, 350, 354, यानी सबको जोड़ कर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ लो, 15 9 24, 240, 340, 354 मेरे भाई 354x यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं बोलेंगे जो दिया गया है वो 354 का मान है और जो पता करना है वो हमारा 120 का मान है। अब यहाँ पर गौर तरीके से देखोगे तो x आपका यहीं से खत्म हो जाएगा। यानी वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। x तो मेरे भाई यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं थी, x को बड़े प्यार तरीके से आप यहाँ पर काट सकते थे, ठीक है। अब आप यहाँ पर 354 से काट करके देखिए, तो 354 से आपका ये संख्या कितनी बार में कटेगा? तो क्या ये मेरे भाई जो है 16 बार में कट सकता है? देखना, 16 चौके 64 का 4, 6 हाथ में, 16 85 86 6 5, 16 3 48 और 8 मेरे भाई 56, बिल्कुल ये संख्या मेरे भाई जो है यहाँ पर इसको 16 बार में काटेगा और एक जीरो है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 16 12 कितना होता है, तो यहाँ पर 192, तो 16 इंटू 12 192 हो जाता है और हमारा डबल ज़ीरो आ जाएगा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो इससे बेहतरीन हो सकता है क्या भाई? कुछ मेरे भाई बता दो ज़रा यहाँ पर कि 2020 थी, ठीक है। इससे मेरे भाई ये 25% ज़्यादा था तो इससे 100 मान लिया तो 125 हो गया। इससे ये 20% ज़्यादा था तो इतना हो गया। इसने 20% बढ़ा लिया अपनी जनसंख्या में तो यानी कहाँ पहुँच गया? 150 पे। इसने 10 कम करके यहाँ, इसने इतना कम करके यहाँ। ये जो जनसंख्या है ये तीनों का मेरे भाई सम है, तो तीनों से डिवाइड, और जो पता करना है वो 120 का मान पता करना है, तो 120 से हम इसे गुना कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 190 नंबर सवाल। और 190 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए यहाँ पर। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। कहा गया कि रवि के पास शुरू में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थी, जबकि भानु के पास शुरू में रवि के पास मौजूद चॉकलेट की 80% संख्या थी। रवि ने अपने चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे दिया, जबकि भानु को अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% और प्राप्त हुआ। यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थी तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी थी? मतलब ये रवि और भानु मिलकर हमें पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो CHSL 2023 में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज के कंसेप्ट के ऊपर में, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ? तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए एक तरफ हमारे पास रवि है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? तो भानु है। देखिए आप लोग मानिए आज के क्लास में जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये जनरली आपको एक बार में कम समझ में आएंगे, इनको मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और स्पेशली जिस बच्चे ने पीछे के किसी क्लास को देखा ही नहीं है, कोई भी क्लास उसकी मिस है, तो उसको तो और प्रॉब्लम हो सकती है इस क्लास में। इसीलिए मैं हर क्लास को स्टार्ट करने के पहले की बात बोलता हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप क्लास में रिवाइज करके आए होंगे, आप उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई आप पहले का पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो समझिए इस बात को लेकर, थोड़ा जो लेवल रखा है हमने क्वेश्चंस के अच्छे रखे हैं, सारे बढ़िया लेवल के। आप भी यहाँ पर इनको बढ़िया तरीके से पढ़ कर आओ, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। रिवाइज करके आओ पहले के सेशन को, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कहा गया रवि इनिशियली हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट। मान लेते हैं रवि के पास यहाँ पर कुछ चॉकलेट है, ठीक है। वाइल भानु इनिशियली हैड 80% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट दैट रवि इनिशियली हैड। रवि के पास जितना है उसका 80% किसके पास है मेरे भाई? तो भानु के पास है, ये कहा गया। तो मैं अपने तरफ से क्या कर लेता हूँ, मैं अपने तरफ से रवि को 100 मान लेता हूँ, ठीक है। तो रवि के पास जितनी भी चॉकलेट है उसका 80% भानु के पास है, यानी 80x हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद भानु had 80% of the mature that Ravi initially. Ravi gave 10% of his chocolate to his sister while Bhanu received
from his uncle another 35% of the number of chocolate he initially had. ठीक है, ये बड़ा मेरे भाई बढ़िया हो जाता है कि रवि ने अपने चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे दिया। यानी रवि इसमें से अपनी बहन को कितना दे देता है, तो रवि जो है अपनी बहन को, जो इसकी सिस्टर है, प्यारी सी बहन है यहाँ पे, उसको ये कितना दे देता है, तो जो भी इसके पास है उसका 10%। तो यहाँ पर उसका 10% कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। ठीक है, रवि के पास जो भी चॉकलेट है उसका 10% वो अपनी किसको दे रहा है, तो बहन को दे रहा है। साफ लफ्जों में कहा गया है रवि ने अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे दिया है, और जबकि भानु को अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% और प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ से एक संबंध पता चला, और क्या पता चला कि भानु के जो चाचा हैं वो कौन है, वो रवि हैं। या ऐसे कह सकते हैं रवि कौन है, तो रवि जो है मेरे भाई भानु के चाचा हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि भानु रिसीव फ्रॉम हिज अंकल, भानु किससे रिसीव करेगा, अपने अंकल से, अनदर 35% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट ही इनिशियली हैड। ठीक है, यहाँ पर इसके चाचा के पास में जो शुरू में चॉकलेट थी ना, उसका 35% यहाँ पर किसे मिला है, तो भानु को। यानी रवि ने 10% अपनी बहन को दे दिया और 35% अपने भतीजे को दे दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर इसे कितना दे दिया, तो 35x यहाँ पर दे दिया है। ठीक, इफ भानु फाइनली हैड 54 चॉकलेट। अब अगर हम भानु के पास बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 115। अब भानु के पास में कितना चॉकलेट है, तो बोलेंगे सर 115 चॉकलेट है। कितना चॉकलेट है, तो 115 चॉकलेट है। इस लाइन को कई बार पढ़ने की आवश्यकता है कि यहाँ पर भानु को अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% और प्राप्त हुआ। रिसीव्ड फ्रॉम हिज अंकल अनदर 35% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट ही इनिशियली हैड। ठीक है, नहीं नहीं, 35 8 तिरके 24 4 28, 1 मिनट मेरे भाई, 104। यहाँ पर है ना, हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया, इस लाइन को थोड़ा बढ़िया तरीके से समझो। यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइन में हमें ऐसे नहीं जोड़ना था, हम जो है थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, और हमने अपने आप को भी करेक्ट कर लिया है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था इस लाइन पे, और यहीं जो मेरे भाई गड़बड़ थी। यहाँ पर हिंदी में ज़्यादा अच्छे से दिया गया है इंग्लिश के तुलना में। हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से ये लाइन बोला गया, पढ़ो। कहा गया यहाँ पर ये कि भानु को अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट, यानी जो शुरू में उसको अपने चाचा से मिला था, वो कितना मिला था, 80 मिला था। भानु को अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट, यानी जो 80 मिली थी, ठीक है, तो उस संख्या का 35% और प्राप्त होता है। यानी उसके चाचा जो उसको चॉकलेट दिए थे, उसका 35% और उसे मिलता है। तो यहाँ पर उसको क्या मिलता है, तो 80x का 35% मेरे भाई और मिलता है। ये कहा गया था क्वेश्चन में, ये कहा गया था कि अपने चाचा से मिली चॉकलेट का 35% और मिलता है। 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, यानी उसको 28x चॉकलेट और मिलता है। तो अब भानु के पास में कितना चॉकलेट है, 80 और 28, यानी कुल मिलाकर 108x है मेरे भाई। यहाँ पर कितना है, तो 108x है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थी, लास्ट में उसके पास में 58 चॉकलेट है, तो उसने अपनी बहन को कितनी दी थी, ये बताओ मेरे भाई। कहीं ना कहीं सवाल में जो है इसका मान कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। क्या आप बता नहीं सकते हैं? गौर से मेरे भाई देखो, 108 का यहाँ पर आधा किया गया है तो 54 आया है। आप हर जगह से x को हटा दो, लो आप हर जगह से x को हटा दो। अगर आपको x से मेरे भाई प्रॉब्लम है, आप x को हटा दो, नो नीड ऑफ x। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है x की, x को हम क्यों रखें यहाँ पे। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर, हम लोग x को क्यों कैरी करके चले, हम लोग x को कैरी ही नहीं करेंगे। यहाँ पर x की कहीं पर भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हर जगह से x को हटा दिया। अब मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग जो मान के चल रहे थे, वो मेरे भाई हम लोग कितना यूनिट मान के चल रहे थे, तो आप बोलोगे सर हम लोग जो मान के चल रहे थे वो हमारा कितना था। देखिए, हम लोग जो मान के चल रहे थे वो 108 यूनिट मान के चल रहे थे, और इस 108 यूनिट का जो मान है वो अपने आप का आधा हो चुका है। तो यहाँ पर भी 10 का आधा कितना होगा, तो 10 का आधा मेरे भाई 5 होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए।
तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि भानु के पास रवि के पास कुछ चॉकलेट है, ये उसका जो है 80% इसको दे देता है, फिर उसके बाद यहाँ पर या इसका 80% इसके पास में होता है, ठीक है, फिर ये अपना 10% जो है इसको दे देता है, ऐसे करके बड़ा बढ़िया प्यारा सवाल था यहाँ पे। ठीक है, समझ के आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई। चलो ठीक है। एक बच्चा कहता है टाइम इज ओवर। टाइम ओवर नहीं है, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही टाइम ओवर होगा, उसके पहले टाइम ओवर नहीं होगा। आइए यहाँ पे 191 में क्या कहा गया जरा पढ़िए। द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी and the income of C is 60% less than the sum of income of A and B. The income of D is 20% more than the income of C. If the difference between the income of B and D is 13,200, then the income of C is. अब पूरा सवाल पढ़ा। कितने लोगों के बारे में बात हुई है? 4 लोगों के बारे में। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है और डी है, और इन्हीं लोगों के आपस में तुलना भी की गई है। तो हम ज़रा एक बार इनकी तुलना करते हैं। तो हमने कहा एक बार ए लिख दो, फिर एक बार बी लिख दो, फिर एक बार सी लिख दो, फिर एक बार डी लिख दो, और परेशान होने की कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। जो ए की आय है वो बी के आय से 45% अधिक है, तो यानी ए की आय अगर आपको निकालनी है तो बी की आय में 45% जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कहा गया और सी की आय ए और बी के आय के योगफल से 60% कम है। इनके योगफल से कितना परसेंट कम है? तो बोला गया सर ये 60% जो है ये हमारा कम है। ठीक है। जो डी की आय है वो सी के आय से 20% अधिक है। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा डी का आय है वो सी के आय से क्या है मेरे भाई? 20% अधिक है। ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पर कि इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन सी। अब यहाँ पर आपने मेरे भाई सब किसी का मान लिख दिया, बताओ। ठीक है, ए के आय से, बी के आय से, सी के आय से, डी का आय, सब का रिलेशन यहाँ पर आपका हो चुका है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, जो व्यक्ति हमला करता है उसे कितना मानते हैं? बोलोगे गुरुदेव 100 मानते हैं। जो हमला करता है उसे कितना मानते हैं? तो 100 मानते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात बताइए, आप यहाँ पर 100 किसे मानेंगे? तो बोलेंगे पहले बी ने ए पर हमला किया, दोनों ने मिलकर सी पे किया, सी ने डी पे किया, तो शुरुआत मेरे भाई बी ने की है तो 100 हमारा ये होगा। ठीक है, उसके बाद में 100 में 45 जोड़ेंगे तो ये हमारा 145 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों की आय जो होगी वो 245 हो जाएगी, और 245 में 60% कम करना है। ठीक है, 245 में कितना करना है? 60% कम करना है। तो यानी 100 में 10% कम करना मतलब 90% बनाना, 20% कम करना 80% बनाना, तो 60% कम करना मतलब 40% बनाना। तो इन दोनों का जो संयुक्त आय होगा वो 245 होगा। इसमें 60% कम करने से बेहतर है सीधा इसका 40% निकाल दो। ठीक है, तो 245 का 40% हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी देखिए 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, और 5 से काटेंगे मेरे भाई 9 बार में, 49 का 2 गुना 98, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 98x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 98x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। बोलेंगे नहीं सर। अब उसके बाद 98 में 20% ज़्यादा, 98 का 20% कितना होता है? तो 98 का 10% 9.8, तो 20% हमारा 19.6 होगा। कितना होगा मेरे भाई? देखो यहाँ पर इसका 20% 19.6, तो हमें 98 में 19.6 को जोड़ देना है, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 117.6। तो डी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? 117.6x होगा यहाँ पे। क्लियर है? सीधा इसका 20% मेरे भाई 19.6 होता है, जोड़ेंगे तो 117.6 निकल के चला आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 13,200। ये जो हमारा 13,200 है मेरे भाई, ये 13,200 हमारा क्या है? तो ये 13,200 बी और डी का मेरे भाई अंतर है। बी और डी का अंतर है। बी हमारा 100 है, डी हमारा इतना है, दोनों का अंतर 17.6, यानी ये जो मान है ये 17.6 का मान है। और हमें जो पता करना है वो सी का इनकम पता करना है, यानी 98x का मान पता करना है।
सिंपल सी बात है कि जो दिया गया है वो b का और d का डिफरेंस है, यानी इतने का मान है, और हमें इतने का मान पता करना है। मैंने आपसे यहाँ पर कहा ना, और मैंने आपसे क्या कहा मेरे भाई, ठीक है, कि हमेशा इस बात को देखना होता है। यहाँ पर देखो x जो होता है वो यहाँ पर क्या एक छलावा है, उसकी वास्तविकता में कोई आवश्यकता नहीं है। तो x से हमने x को मेरे भाई काट दिया है, दशमलव से हटाएंगे तो यहाँ कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में। अगर हम यहाँ पर काटे तो 4 से काटेंगे, 4 बार में 16 और 4 बार में 16, और 4 से मेरे भाई काटेंगे अगर आपका यहाँ पर, तो 4 में 1 2 जो है वो यहाँ उड़ा दो, ठीक है। 4 के लिए 2 और 2 यहाँ ले लो, 1 2 यहाँ से काट लो 49 बार में, और 1 2 यहाँ से काट लो 5 बार में। 44 का कुल मिलाकर 3 बार में हिसाब किताब बराबर कर दो। 5 इंटू 3 15, 15 नवा 135 का 5 13 पास में, 5 इंटू 3 15, 15 चौके 60 और 13 हमारा कितना हो जाएगा 73, और यहाँ पर तुम्हारे मुफ्त के 2 जीरो आ गए, वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 73,500, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सौरभ मेरे भाई तुम थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल वाले बच्चे हो, शायद तुम्हारे लिए एक बैच नहीं है, तुम्हारे लिए एक मेंस का बैच है। एक काम करो, उसमें तुम एनरोल कर लो, तुम उसको पढ़ लो, ठीक है। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि ये हाई लेवल का नहीं है मेरे भाई, और हाई लेवल का लेकर आऊँ जैसे ज्योमेट्री में लेकर आया था, तो एक काम करो भाई, तुम फिर है ना मेंस का बैच ही ले लो यार। मतलब तुम्हें अगर ये हाई लेवल नहीं लग रहा है तो। 2 3 बच्चे होते हैं ना, एकदम पता नहीं बेचैनी सी रहती है। एक अयान करके है, एक उसके बाद अभय करके है यहाँ पे, ठीक है, एक सौरभ करके, इनको बेचैनी रहती है। जब तक मोहित पाठक भाई भी उसी में कभी कभी आ जाते हैं, और जब तक कुछ कमेंट ना कर लेना सुकून नहीं मिलता है। पढ़ लो भाई शांति से यार। एक बार में मुझे कमेंट दिख जाता है, हर बच्चे का कमेंट दिख जाता है, अंधा नहीं हूं मैं, दिख जाता है भाई। पढ़ाता कुछ और, तुम लोगों का फोकस कहीं और पे होता है। पब्लिसिटी चाहिए, नाम लेना है क्लास में तुम लोगों का, तो बताओ। 2 3 बार कमेंट कर दो, समझ में आता है। कॉन्टिन्यूसली पेस्ट क्या करते रहते हो। हमने भी पढ़ा यार, हमने भी ऑनलाइन पढ़ाई की हुई है कोविड के समय में, हमने भी देखा काफी सारी चीजों को लेके, हमने ऐसा बदतमीजी नहीं किया कभी। हजारों बच्चे क्लास में तुम्हारे पढ़ते हैं, तुम ही 4 5 लोगों को बेचैनी रहती है यार। बताओ, चुनाव उनाव लड़ना है तो आ रहा है 2024, बात करते हैं कहीं पे तुम्हारे लिए, बोलो, आ जाओ। चलो, अभी हमारे यहाँ पर 2 सवाल बच गए, 192 और 193। चलिए मेरे भाई, तो ये 2 सवाल हो गए हमारे। उसके बाद में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, और मेरे भाई कुछ 2 3 क्वेश्चन जो हैं हमने आपको होल्ड पे भी रखा हुआ है। तो यानी 6 7 क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं, जो कि बढ़िया बढ़िया हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक क्लास हम ले लेंगे कल, ठीक है। हालांकि ख़त्म करने को तो अभी 2 क्वेश्चन है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात है, जो 2 क्वेश्चन हमारे होल्ड पे हैं, और 2 क्वेश्चन जो हमने ट्राई करने को दिए हैं, फिर अगर वो आप नहीं करके आओगे, या वो अगर रह जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि परसेंटेज अधूरा अधूरा सा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर कि कल हम लोग एक और सेशन लें, और उस सेशन के अंदर में जो 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है, 192 193, ये 2 क्वेश्चन को हम लोग मेरे भाई टैकल करें। उसके ऊपर में यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, हम लोग उससे देखें। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन जितने भी थे, 1 2 3 4 से जितने भी सवाल थे होल्ड पे, हम लोग उसे भी करें। और इन सब के बाद लास्ट में अगर किसी का जेन्युइन डाउट होगा किसी क्वेश्चन में, तो मेरे भाई हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो एक सेशन में लेकर ये सारा का सारा हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक ध्यान रखिएगा अपना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।